हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री। लेसन 1 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे। हमने इसको पेज नंबर 11 तक पढ़ लिया था, यानी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करें जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में एक समझ विकसित की थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऐतिहासिक स्रोत का मतलब होता है इतिहास की बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसको जानने के क्या क्या साधन हैं, तो उसी को हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम कौन से काल के बारे में पढ़ रहे थे? मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में जो है मध्यकाल के बारे में ही, मध्यकाल के घटनाओं के बारे में ही दिया गया है। तो हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है। तो इस लाइन को पढ़िए। अभिलेख प्रायः पत्थरों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। इन सभी चीज़ों पे कुछ लिखा जाता है, कुछ जानकारी दी जाती है अपने राज्य के बारे में, शासन के बारे में, या कोई भी ऐसी जानकारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, हमारे देश के बहुत सारे मंदिरों, मस्जिदों और गांवों में अभिलेख आज भी हैं। अभिलेख जो है हमेशा सुरक्षित रहते हैं, वो पूरी तरह नष्ट नहीं होते। तो ये जो है इतिहास को जानने के साधन हो गए। पहला साधन यानी पहला स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत हो गया अभिलेख। इस काल के स्रोतों में पांडुलिपियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे तत्कालीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित सामग्री है। पांडुलिपियाँ क्या है? हस्तलिखित सामग्री। हाथ से लिखी हुई चीज़ों को, जो चीज़ हाथ से लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। जैसा कि आप जानते हैं कि आरंभ में ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर यह लिखी जाती थी, बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। ठीक, पांडुलिपियाँ पहले ताड़पत्रों या फिर भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, बाद में कागज़ पर लिखी जाने लगी। धीरे धीरे कागज़ सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। इस युग में आप पाते हैं कि प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। ये पांडुलिपियाँ अनेक भाषाओं में है जिनका हम आज इस्तेमाल करते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। फरमान राजा द्वारा निर्गत आदेश पत्र को कहते हैं। राजा द्वारा दिए गए आदेश पत्र को क्या कहते हैं? फरमान। फरमान जो है ये एक उर्दू शब्द है। अधिकतर ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। प्रस्तुत फरमान, जो औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है, शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे जो ये फरमान दिखाया गया है, ये औरंगजेब ने दिया था शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि उस क्षेत्र की समस्त कृषि योग्य व अन्य भूमि एवं उसे प्राप्त राजस्व और अन्य उत्पादों पर शेख फैजुल्लाह के कुल यानी वंश का नियंत्रण होगा और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों का होगा। तो ये फरमान जो है शेख फैजुल्लाह नामक व्यक्ति को दिया गया था। ये फरमान कब का है? औरंगजेब के शासनकाल का है। इस फरमान से जागीर मतलब क्या होता है? भूमि। इस फरमान से जागीरों को आनुवंशिक बनाने का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। उन दिनों छापखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी नकल तैयार करते थे। पहले जो है छापने की मशीन तो थी नहीं, इसलिए पहले नकल नहीं किया जाता था। जैसे कि कोई पांडुलिपि है तो उसको छापा नहीं जाता था, उसका नकल नहीं किया जाता था। कालांतर में प्रतिलिपियाँ बनती गई, जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होने लगी। आधुनिक पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। तो पटना में है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है।
उस समय की कई पुस्तकें सचित्र होती थी। मध्यकाल की जो पुस्तकें होती थी उसमें चित्र भी होता था। ये चित्र अक्सर किताब के पूरे पन्ने पर छोटे छोटे चित्रों के रूप में सजे होते थे। इन लघु चित्रों को मिनीएचर कहते थे। तो इन छोटे छोटे चित्रों को मिनीएचर कहा जाता था। लघु चित्रों को मुगल दरबार एवं उत्तर और दक्षिणी भारत के राजपूत राजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन चित्रों में अधिकतर शाही दरबार, शिकार और लड़ाई के मैदान का चित्रण होता था। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है। मध्यकाल की पहली रचना, मध्यकाल में कल्हण के द्वारा लिखी गई ये पहली पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगर पूछा जाए कि राजतरंगिणी में, कल्हण के राजतरंगिणी में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो क्या बोलेंगे? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अलबेरूनी की पुस्तक, अलबेरूनी का पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद या तारीख उल हिंद भी इसको बोल सकते हैं, से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। अलबेरूनी के पुस्तक से मध्यकाल के समाज, धर्म, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। मिन्हाज उस सिराजकृत तबकात ए नासरी में मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। मिन्हाज ए सिराज का एक पुस्तक है तबकात ए नासरी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। उसमें तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक, अबुल फजल का कृति यानी उसका पुस्तक है अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अकबरनामा, जिसमें अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगलकालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। जैसे कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अकबरनामा। तो मुगल काल में जो भी किताब लिखा गया, मुगल वंश से संबंधित किताबें जो लिखी गई, उसमें सब में जो है, सबके बुक में लास्ट में नामा लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है। वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। तो यही हो गया संस्मरण की परिभाषा। भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि वे कद में छोटे थे, उनकी दाढ़ी गोल और चेहरा मांसल था और वे मोटे थे। उनका चोगा इतना तंग रहता था कि उसकी डोरियों को बांधने के लिए उन्हें अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। अगर वे पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोगे के बंद टूट जाते। वे पहनावे और बोली दोनों हितों में रूखे थे। तो ये बातें जो है ये बाबर ने अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के बारे में कही है। यात्रियों का वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। यात्रियों का वृत्तांत मतलब क्या होता है? अगर कोई विदेशी जैसे कि हमारे भारत में आए वेन सांग, इत्सिंग, ये सभी विदेशी हैं,
मतलब दूसरे देश के हैं, तो इन्होंने भारत आकर यहाँ के रहन सहन, यहाँ के धर्म प्रथा रीति रिवाजों के बारे में अपने किताब में लिखा हुआ है। तो यही हो गया यात्रियों का वृतांत, उसी को कहा जाता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृतांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता कौन है? अफ्रीकी यात्री, अफ्रीका से ये भारत आए थे। इनके बुक का नाम है रेहला। ठीक। इब्न बतूता मराकस यानी मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हिंदुस्तान आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। इब्न बतूता जब भारत आया तो वह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा। और इब्न बतूता कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में वह भारत आया था। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला है। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। सिक्कों के माध्यम से भी बहुत हेल्प मिलती है शासकों के तिथि क्रम को समझने में। ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासकों के राज्यारोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध एवं उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। अपने राज्य में सासाराम के शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। सासाराम के शासक कौन थे? शेर शाह सूरी। इसे आप आज भी संग्रहालयों में जाकर देख सकते हैं। तो ये सिक्के जो हैं अभी भी म्यूजियम में हैं। इस काल के शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों से इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। इनमें से कई इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर को आप आज भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद आज भी हैं जिनको देख के हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। मध्यकाल की अभी भी ऐसे बहुत सारी मंदिरें हैं। जैसे में यहाँ पे दिया गया है, लाल किला जो है वो भी मध्यकाल में बनाया गया ही किला है। आगरे का ताजमहल और खजुराहो का मंदिर भी मध्यकाल में ही बनाया गया था। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। अब बिहार की वास्तुकला के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। शेरशाह का सासाराम जो रोहतास जिले में है स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। रोहतास जिले में है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण, दोनों मिला हुआ एक सुंदर नमूना। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के किला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सब कहाँ है? बिहार में है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित वैकट का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। तो मध्यकाल का एक मंदिर है बिहार में जिसका नाम है शिव मंदिर, जो कि वैकटपुर में है, पटना से 18 मील की दूरी पर। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। रोहतास में जो हरिश्चंद्र मंदिर है तो वो भी राजा मानसिंह ने ही बनवाया था और शिव मंदिर भी मानसिंह ने ही बनवाया था। अब हम इतिहासकार की भूमिका को पढ़ेंगे। जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है, मतलब सबका विचार जो है अलग अलग होता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। सन 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय के दो इतिहासकारों
जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में है पहले यहाँ पे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारिख-ए-फिरोज शाही में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारिख-ए-फिरोज शाही। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मावड़, द्वार समुद्र तथा कंपिला इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी मां और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों यानी कि इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन करने वाले तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। 1 साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाएं। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा लें। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके। वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों को लाने से दिल्ली आबाद ना हो सकी। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वह लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। अब यहाँ पे एसामी के बारे में है कि एसामी ने क्या कहा है अपनी किताब में। एसामी ने अपनी किताब फुतुह उस सालातीन में लिखा, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कड़ाई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उससे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी। जो कोई इसका पालन ना करेगा इसका सिर काट डाला जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियों तथा एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे दिल्ली से निकले। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष थी और वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए। उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तो यहाँ पे इन कहानियों का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ों के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है, अलग अलग विचार होता है। जैसे कि यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के एक आदेश के बारे में 2 इतिहासकारों का अलग अलग मत है। एसामी के किताब की और भी बातें यहाँ पे लिखी गई है। सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। एसामी का कहना है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आदेश दिया सबको दिल्ली छोड़ने का और सभी दिल्ली वासी विवश थे दिल्ली छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर जो दिल्ली से नहीं जाएगा तो उसका सिर काट दिया जाएगा। इसलिए सभी दिल्ली वासी जो है विवश थे दिल्ली को छोड़ के जाने के लिए। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला।
जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौवों को बसा दिया। ना जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली है और आज तक उनकी संतानों के विनाश तल्लीन है। आपको ध्यान में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बर्नी और इस्लामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं। जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, तो इस बात से दोनों इतिहासकार सहमत हैं कि सुल्तान ने मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली वासियों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया था। पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखता है जो इस्लामी नहीं लिखता। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। तो ऐसा बर्नी का कहना था। पर इस्लामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। इस्लामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। तो दोनों का मत जो है, दोनों का विचार अलग अलग है। दोनों इतिहासकारों का विचार अलग है। बर्नी का विचार अलग है और इस्लामी का विचार अलग है। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम यह कैसे जानें कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी कठिनाई बहुत बार हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे जरूर हुई होंगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वे जरूर हुई होगी। बीते हुए समय में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूंढते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना अभी एक टॉपिक है। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। क्लास 6 का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है। क्लास 7 का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास है। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया है। ऐसा क्यों? जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ है। नए विचारों से समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे, पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी तक आते आते फिर अनेक परिवर्तन दिखने लगे। इसी कारण हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।